हेलो फ्रेंड्स, सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अब तक हमने पॉलिटी के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, कुछ बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में की कि पॉलिटी में क्या-क्या, किन-किन बातों को हमें पढ़ना है, क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करेंगे। आपको याद होगा जिस दिन हमने डे 1 पॉलिटी इंट्रो के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जीएस पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें कि पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, इन सभी के कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो लास्ट हमारी चर्चा हुई थी कि एक टॉपिक जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस की। जैसे कि हमने इंडिया के किसी एक प्रोविजन का जो कंपैरिजन है वो यूएसए के साथ किया, मैं ब्रिटेन के साथ किया। तो यूपीएससी का एक ट्रेंड है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि देखो 2023 में यूपीएससी का एक ट्रेंड है बच्चों कि जो चीज मैं प्रीलिम्स में पूछता है वो चीज मैं मेंस में भी पूछ लेता है। और समटाइम्स आप देखेंगे कि एक पैटर्न अगर कुछ 2-3 सालों से आ रहा है, फॉलो कर रहा है यूपीएससी, तो कुछ क्वेश्चंस आपको सेम वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन एक टॉपिक है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां से मेंस में भी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन चूंकि इस वक्त आपका जो 18 लोकसभा का इलेक्शन था, तो इलेक्शन को लेकर प्रीलिम्स में भी काफी क्वेश्चन आए, मेंस में भी काफी क्वेश्चन आए। तो जब भी आप चीजों को पढ़े, आप ये जरूर देखें कि बेसिकली जो करंट सीन है उसमें आखिर कौन सी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा देखो कि 2023 में इंडिया के साथ यूके का जो कंपैरिजन है वो हुआ था। आपको याद होगा लास्ट क्लास जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि इंडिया में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, बट अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ये 2023 का क्वेश्चन था। और अब इस बार देखो 2024 का क्वेश्चन क्या है यूपीएससी ने। अभी आपको पता होगा कि यूपीएससी मेंस के जो एग्जामिनेशंस है 2024 के वो चल रहे हैं। तो अभी आपके जीएस के पेपर 1 2 3 4 ऐसे हो चुका है ना। अभी आपके ऑप्शनल और बाकी जनरल पेपर रह गए। तो 2024 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, इंडिया और यूएसए के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कंपैरेटिव एनालिसिस और सेकुलरिज्म जो है उस टॉपिक को ले लिया कि अगर हम सेकुलर कंट्री की बात करें तो इंडिया और जो यूएसए उन दोनों के बीच में जो ओपिनियन है, जो चीजें हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बस कुछ चीजों को हमेशा समझते चलो, पीवाईक्यू बहुत गाइडेंस की तरह काम करते हैं। तो बच्चों आपने अभी प्रारंभ बैच से अपनी तैयारी शुरू की है, तैयारी के स्टार्टिंग में ही आप जितने सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, सही डायरेक्शन में आप चीजों को तैयार करेंगे, सही तरीके से तैयार करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर हमें डिस्कशन करना है, और हमारी जो क्लास है फिर टॉपिक वाइज चलेगी। ठीक है, वह कैसे चलेगी, टॉपिक वाइज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बहुत छोटी सी जो चर्चा है की है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एटलीस्ट आपकी 2 क्लासेस होगी, बट जितना मुझे फीडबैक और सारी चीजें मिली कि अभी जो स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा आप 2-3 नॉर्मल टॉपिक्स की क्लासेस कीजिए, उसके बाद फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें थोड़ा सा टफ पड़ती हैं, उसको हम आगे आने वाली क्लासेस में कर लेंगे। तो आज हम एक सरल से छोटे से टॉपिक से शुरू करेंगे जो कि है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी के बाद हम डेमोक्रेसी पर जाएंगे। डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी के बाद हम डेमोक्रेसी पर जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम हमें रीडिंग भी करना है, तो रीडिंग करने के लिए मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपको क्लास वाइज कुछ चैप्टर्स मैं रिकमेंड करती हूं जिनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 देखेंगे तो इसमें है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अगर आप चैप्टर 2 देखेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर आप क्लास 9 का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 है, इसका चैप्टर 1 देखेंगे डेमोक्रेसी, और 10th क्लास का डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है इसका चैप्टर 5 देखेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी के बारे में जो बात है व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी, तो जब हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है 4 जगह पर है और उसके अलग-अलग चीजें हैं, हम उन सभी को कलेक्टिव वे में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी से। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं रीड करना वहां से शुरू करें। तो हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी की बात करने के पहले आप सभी ने हिस्ट्री में, ये पॉलिटी की किताब नहीं है, मैं आपको एक बुक बता रही हूं जो कि रामचंद्र गुहा ने लिखी, और इन्होंने लिखा इंडिया आफ्टर गांधी। हिस्ट्री में जो बच्चे स्पेशली ऑप्शनल या फिर जिनको ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, काफी मोटी किताब है, आप देखेंगे है ना। तो ये इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की अगर हम बात करें, तो जब आप इस बुक का इंट्रो देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि इंडिया जो है एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, प्लूरलिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। चाहे हम कल्चर की डाइवर्सिटी देखें, चाहे हम कल्चर में बहुत सारे, कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, है ना, आपके जीवन का तरीका, आपके लाइफ का जो तरीका है। तो चाहे आपका फूड हो, चाहे आपके ट्रेडिशंस हो, चाहे आपके कस्टम्स हो, चाहे आपके फेस्टिवल्स हो, ये सारी चीजें आपके वे ऑफ लिविंग में आ जाएगी। तो इंडिया कैसी एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है दैट क्रिएट मैजिक विद डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी के साथ तो और भी ज्यादा मैजिक क्रिएट कर देती है, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, कम्युनिटी रिलेशन एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इंडिया को कुछ इस तरीके से जो है स्टार्ट किया गया है इंडिया आफ्टर गांधी इस बुक में। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें की बुक पढ़ने का बड़ा शौक होगा, किसी ने देखा है क्या इससे, आपको बताओ जरा। और देखो इसमें ये कहा गया है कि वुडन व्हाइट बीइंग गॉट 10 टाइम्स टू रीडिस्कवर इंडिया। तो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विविधता है चीजों को लेके कि अगर 10 बार भी जन्म लेना पड़े तब भी हम इंडिया को ठीक तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात यहां से शुरू होती है। मैंने इसका एग्जांपल आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ पाओ कि केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे कि हम आप कह रहे केवल कि नहीं इंडिया तो बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत डाइवर्सिफाई है। इवन अगर हम इंडिया के बाहर भी देखें या फिर ब्रिटिशर्स की बात करें या बाकी वर्ल्ड में और जो कंट्रीज हैं वह हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इससे पता चलता है कि प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, डेमोक्रेसी को मानते हैं लोग कि मैजिक क्रिएट किया हुआ है, साथ ही रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, कम्युनिटी रिलेशंस एंड डाइवर्सिटी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम डाइवर्सिटी से। देखो जो ये डाइवर्सिटी वर्ड की अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी का मतलब आखिर है क्या। जैसे कि लोग जो हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, कस्टम्स की बात करें, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड में रिलीजियस डाइवर्सिटी, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट 8 जो मेजर रिलीजन है उन सभी को मानने वाले जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स है, वह इंडिया में है। और इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया रिलीजन वाइज भी बहुत ज्यादा रिच है ना। इसके अलावा हम फूड फेस्टिवल्स की बात करें, कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें, फूड फेस्टिवल, कल्चरल बैकग्राउंड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट उनके ऑक्यूपेशंस, अलग अलग आइडियोलॉजी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी विविधता है ना, विविधता डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी इसमें चीजें शामिल होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया एक डाइवर्स कल्चर है। इंडिया की जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली का देती हूँ। क्या दिल्ली में आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा? दिल्ली में क्या आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे कि पूरे देश से जो लोग हैं या फिर स्पेशली अगर हम नॉर्थ जो स्टेट है उनकी अगर हम बात करें तो हर तरह के यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं, हर तरह के पर्सन आ रहे हैं और ऐसे में वो सब कुछ अपने कल्चर्स को भी फॉलो करते हैं और कुछ जो है नई चीजों से भी सीखते हैं, नई तरीके से भी चीजों को बदलते हैं कि दिल्ली में तो ऐसा है तो हम भी ऐसे हो जाते हैं, है ना। या फिर इसका हम ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे पार्टनर के साथ और ऐसे में आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, आप उससे कुछ चीजों को सीख लेते हैं ना, आप उससे इसलिए सीख पाते क्योंकि उसको कुछ नया आता था, इसका मतलब उसका कुछ तो ऐसा था जो कि आपसे अलग था। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ आगे हम पढ़ेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगी ना कि वीकनेस का काम करेगी, ठीक है। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उस सेंसस के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि बहुत ज्यादा हमारे पास जो भाषाएं हैं, लगभग शायद 16,000 अप्रॉक्स अगर हम एक्यूरेसी के साथ देखें कि अगर मान लीजिए बहुत छोटे लेवल पर भी हम मदर टंग्स की बात करें तो शायद 19,000 के आसपास की कुछ मदर टंग्स की जो संख्या है वो उसमें एक जगह दी हुई है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली इतनी ज्यादा भाषाएं हैं, ठीक है। और अगर जो लैंग्वेज का तो बहुत ज्यादा एक, और अगर हम इंपॉर्टेंट भाषाओं की बात करें कि कुछ जो ज्यादा लोग बोलते हैं वो शायद कुछ और कम हो उनकी संख्या, तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा लेवल पर एक डाइवर्सिटी जो है क्रिएट करता है। जैसे कि देखो आप गुजराती, मराठी, हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से अलग है ना, हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से अलग है। जैसे कि आप अगर बिहार पटना की बात करें तो ये जो बेल्ट है इनके अपने कुछ एक्सेंट बोलने के अलग है, कुछ उच्चारण के तरीके अलग हैं, बोल वही हिंदी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भाषाओं का एक जो अंतर है, जो ट्रेडिशन का अंतर है देखने को मिल जाएगा। अब देखो मानसून के आगमन के साथ मैं आपको बताती हूं, जैसे कि हमने कहा कि फूड और फेस्टिवल का भी एक डाइवर्सिटी है, फूड और फेस्टिवल कि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, केरला की और वहीं से अगर हम बात करें कि नॉर्थ में या वेस्ट बंगाल में जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनमें, तो बेसिकली मानसून के आगमन के साथ कुछ यहाँ पर जो फेस्टिवल्स हैं मनाए जाते हैं या फसलों के काटे जाने के साथ कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, कुछ चीजें हमारी लेकिन सेम होती है कि एक ही तिथि पर कहीं कोई पोंगल मना रहा है तो कहीं कोई मकर संक्रांति मना रहा है और उसी को कहीं और कुछ और नाम से जाना जा रहा है। तो ये क्या है कि हमारे फेस्टिवल में बेसिकली एक डाइवर्जन, एक डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस और हमें डाइवर्सिटी की जो बात है वह समझ में आती है। अब देखो कि बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को। तो आखिर इस डाइवर्सिटी के पीछे रीजन आखिर है क्या, लिखिए डाइवर्सिटी के पीछे। देखिए अगर नोट्स बनाएंगे बच्चों तो आप क्लास में सिंसियर भी रहेंगे और उसके साथ साथ आपको आगे रिवाइज करने में भी आसानी होगी। नोट्स बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। डे वन में भी हमने बात की थी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसके पास दो स्किल्स एटलीस्ट होनी चाहिए, एक आपका राइटिंग और एक आपका रीडिंग स्किल, है ना। तो राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि आप क्या करो, डेली जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप सिंसियरिटी के साथ नोट्स मेकिंग करो, तो मैसेज पे भी आपके हाथ थोड़ा कम चलेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिंसियरली तरीके से अगर वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कमेंट्स नहीं करेंगे। जब मैं कमेंट्स लास्ट में देखूंगी कि आपको मैंने 10 मिनट्स दिए, आपको मैंने लास्ट में 5 मिनट्स दिए कि चलो इसमें हम आपके जो डाउट है जनरल डाउट ही उठाएंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो कि अगर हम डाइवर्सिटी के रीजंस की बात करें, आखिर इसके रीजन क्या है, डाइवर्सिटी के रीजन क्या हो सकते हैं बताओ जरा, किन तरीके से या फिर ऐसे क्या रीजन है, किन कारणों से किसी भी पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें डाइवर्सिटी आती है। तो देखो इसमें एक तो जो रीजन हो सकता है फ्रेंड्स वह है आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। एक क्या है आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। और दूसरा इसका जो रीजन हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो ज्योग्राफी है वह आखिर क्या है, ठीक है। तो सेकंड इसका होगा ज्योग्राफिकल, सेकंड क्या होगा ज्योग्राफिकल रीजन। अब देखो हिस्टोरिकल या कल्चरल इन्फ्लुएंस की जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए किसी एक, जैसे कि इंडिया में इतना डाइवर्स कल्चर है उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे कि हम बात करें इंडिया का ही जो स्टेट अगर हम देखें केरला, तो केरला में अरब ट्रेडर्स भी आते हैं, वहां पे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में वो भी सेंट थॉमस आते हैं और इस तरीके से अलग अलग जो व्यापारी आते हैं, अलग अलग डिफरेंट ट्रेडर्स आते हैं और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, वहाँ पे केवल जब लोग आ रहे हैं तो केवल बिजनेस नहीं कर रहे बल्कि अपने साथ विचार भी लाते हैं, अपने साथ धर्म भी लाते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो बेसिकली किसी रीजन की हिस्ट्री क्या है, किसी रीजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अगर आप उसको समझ पाएंगे आप ये समझ पाओगे कि वहाँ की डाइवर्सिटी इतना ज्यादा क्यों है ना। अब देखो कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे कि हम देखेंगे कि एक कल्चर है, कल्चर ए और कल्चर बी। जैसे कि कहते हैं कि दिल्ली में फ्लावर पॉट कल्चर है, मतलब अगर अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं तो उन सभी ने क्या किया कि अपने अपने कल्चर को भी मान रहे हैं, प्लस कुछ ऐसा मिक्स कल्चर हो गया जो कि दिल्ली में था ही, कुछ उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे में ना उनका जो पहले वाला कल्चर है वो सेम नहीं रहा, वो भी चेंज हो गया और जो यहाँ पर ओल्ड कल्चर दिल्ली का था वो भी बदल गया क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस हो गया न्यू कल्चर से। तो जब यहाँ पर दो कल्चर आपस में मिले तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इंटरमिक्सिंग कल्चर हो गया, ये एक मिश्रित संस्कृति बन गई, इंटरमिक्सिंग कल्चर, इंटरमिक्सिंग कल्चर। ये क्या होगा यहाँ पे कि जो संस्कृति है जो कल्चर है वह मिल गया, ठीक है। और इस तरीके से एक न्यू और जो डिफरेंट कल्चर है वो तैयार हुआ जो कि इन दोनों कल्चर से अलग था, है ना। तो न्यू एंड जो डिफरेंट कल्चर है वो स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे कि जो इस्लाम शासक आते हैं इंडिया में उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, बहुत ज्यादा जाति पाति है, हम क्या करेंगे, हम चीजों को मतलब वो बटा हुआ नहीं था स्टार्टिंग में। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वह इंडिया में आया तो उसको तो सुधार नहीं कर पाया बल्कि खुद ही जो है कास्ट और सब कास्ट सिस्टम में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि उसने सोचा कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे और खुद प्रभावित हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दो कल्चर आपस में मिलेंगे तब ऐसे में एक अलग ही जो कल्चर है वो डेवलप होगा जिसे हम इंटरमिक्सिंग कल्चर कहेंगे। तो बेसिकली ये रीजन है कि किसी की हिस्ट्री क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा था और ये बताएगा कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वह कैसी है, ठीक है। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वह कैसी है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट रहते हैं या फिर आप जैसे जैसे अलग स्टेट के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी कुछ चीजों को सीखते हैं, उनकी कुछ चीजों को अपनाते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नई चीजें सामने आती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब देखो और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन और ये होगा ज्योग्राफिकल। अब देखो ये क्या होगा ज्योग्राफिकल कैसे, तो बेसिकली व्हेन पीपल adapt their lives to the geographical area। अब देखो तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल जो है, ज्योग्राफिकल जैसे कि आप देखेंगे कि जो सॉइल है, मॉनसून है, ठीक है, क्लाइमेट है, सॉइल है, मॉनसून, ये ज्योग्राफिकल एलिमेंट हुए किसी भी जगह के, वाटर है। तो अब जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, तब एक अलग ही जो कल्चर है वह डेवलप होता है। इसमें जैसे कि हम देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सी एरिया में रह रहा हो जहाँ पे समुद्र का किनारा पास में, ठीक है।
तो इसके आप देखेंगे कि जो आगे हम बात करेंगे केरला की, तब हम बात करेंगे सी या मैरीटाइम जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, वहां की लाइफ, वहां का फूड अलग होगा। लेकिन वही सी एरिया से कोई व्यक्ति माउंटेन में रहने चला जाए, कोई उत्तराखंड रहने चला जाए, कश्मीर रहने चले जाए, तो यहाँ पर माउंटेन एरिया में जब वह जाएगा तो यहाँ का जो मानसून, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या होगी, चेंज होगी। और जब चेंज होगी तो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करेगा। जैसे कि अगर आप केरला या फिर सी एरिया की बात करेंगे कि जो भी हमारी कोस्टल एरियाज है ना, जो भी हमारी कोस्टल एरिया है, वहां का जो क्लाइमेट है वह बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता है ना, वहां का जो क्लाइमेट है वह कैसा होता है, थोड़ा सा जो जलवायु है वो हार्ड नहीं होती है। और ऐसे में यहाँ पे प्रॉपर आपको जो सारे सीजन है वह देखने को नहीं मिलते, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। कहा भी जाता है कि दिल्ली में अगर 8 दिन की भी ठंड पड़ गई ना, तो वो जितना वो सीजन में बाकी जगह ठंड पड़ी ना, उसके बराबर है। तो दिल्ली जैसे जैसे आप सी एरिया से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसकी जो कठोरता है वो बढ़ती जाएगी। और ऐसे में देखो कि बेसिकली कोई सी एरिया में था, इसके पास जैकेट्स नहीं मिलेगी। अगर आप साउथ में देखेंगे और साउथ में आप सोचो कि आप जैकेट्स का व्यापार कर लो, वो वहां पे सक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे स्पष्ट रूप से अगर हम विंटर सीजन देखें तो नहीं होता। वहीं आप नॉर्थ दिल्ली में अगर सोचेंगे कि नॉर्थ दिल्ली में नॉर्थ अगर हम स्टेट की बात करें जहां पर जो विंटर है वह बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे में आप हैवी विंटर्स अगर है, ठीक है, तब ऐसे में आपका यहाँ पर जो बेसिकली हम कहें कि जो ये बिजनेस है वो चलेगा जैकेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चीजें हैं, और सी एरिया और माउंटेन एरिया, इन दोनों जगह का हम फूड देखें, इन दोनों जगह के फेस्टिवल्स देखें, इनके कस्टम्स देखें, ट्रेडिशंस देखें, क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ज्योग्राफिकल मतलब जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली, तब जो डाइवर्सिटी है वह आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाइवर्सिटी के जो रीजन है वह देखे, तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी को जो इन्फ्लुएंस करेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए, ठीक है। चलिए अब देखो हम बात करेंगे लद्दाख की। अब आप पहले थोड़ी सी बात हम कहाँ की कर लेते हैं, लद्दाख की कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, लेकिन 2019 के बाद 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके चलते लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटीज में डिवाइड कर दिए गए, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। तो हमें ये भी जानना, अभी हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर कैसे आई। तो आप देखेंगे कि लद्दाख का ये जो रीजन है बेसिकली ये फ्रीजिंग, कोल्ड एंड ड्राई है। फ्रीजिंग बर्फ जमी रहती है, कोल्ड एंड ड्राई, बेसिकली ये डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है ना, डेजर्ट मरुस्थलीय एरिया है यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लोकेशन कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जीरो रेन होती है, मतलब नाम मात्र की ही हम कहते हैं, वर्षा बहुत नहीं होती, पानी नहीं गिरता। और ऐसे में क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ये स्नो कवर्ड एरिया है, तो क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, नहीं है ना, बहुत कम आपको यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे, बहुत कम। और इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर ना जो शीप और गोट है वो पाली जाती है, जो शीप्स हैं, हम एग्जांपल देख रहे हैं, है ना, जो गोट्स हैं वो पाली जाती है, और इनसे निकलने वाला जो वूल है उसको पश्मीना कहते हैं, क्योंकि पश्मीना वहाँ पे गोट है, तो वहीं से उससे जो वूल निकला उसको पश्मीना कह दिया। अब देखो इससे जो शॉल बनाया जाता है, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो पश्मीना शॉल, जो पश्मीना वूल से बनाया जाता है बेसिकली इसको पश्मीना शॉल कहेंगे, और 2013 में इसको जीआई टैग दिया गया, 2013 में इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इसका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो फुल कोट पहने हुए हैं, बर्फबारी हो रही है तो वह खुद को पूरा पैक किए होते हैं। लेकिन वही अगर आप देखेंगे तो आपको कोस्टल एरियाज में बनियान और लुंगी में जो लोग हैं वह दिख जाएंगे, जो फिशरमैन के अगर आप वहाँ पे कपड़े देखेंगे तो आपको बहुत कम दिख जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट वैसा है कि उतने ढकने की खुद को नीड नहीं है। लेकिन अगर आप लद्दाख के रीजन में है, क्या यहाँ का टेम्परेचर बताओ जरा कितने डिग्री सेल्सियस है, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लंबे लंबे कोट और वहाँ का जो ड्रेसअप स्टाइल है अलग होगा, और आपका ड्रेसअप जो है आपके ट्रेडिशन, आपके कस्टम का हिस्सा होगा। तो सी एरिया और माउंटेनियस एरिया दोनों का जो एक कल्चर है कैसा होगा, डिफरेंट होगा, है ना। और इसलिए यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है। तो जब आप अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये क्या होगा, एक डाइवर्सिटी को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये तो ये लद्दाख की बात। अब चलो थोड़ी सी बात हम करते हैं केरला की, ठीक है। केरला की थोड़ी सी बात हो जाए। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको केरला दिखाई देगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप देखते रहिए, शुरू कीजिए मैप को देखना, और स्पेशली अगर आप देखेंगे जैसे कि वर्ल्ड में मान लीजिए आपने रूस और यूक्रेन का जो वॉर है आप काफी समय से सुन रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट वर्ल्ड मैप में जरूर देखो कि वो जो देश है कहां पर उनकी बाउंड्रीज कौन कौन सी है, फिल्म्स में यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम केरला की बात करें तो ये क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, और ये सराउंड किससे, समुद्र के चारों ओर, समुद्र के चारों ओर है। आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर से मसालों का शहर भी कहा जाता है, स्पेशली अगर हम यहाँ पे काली मिर्च की बात करें जो कि अरब ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा पसंद थी। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो अरब ट्रेडर्स है वो यहाँ आते हैं, ठीक है, जो अरब ट्रेडर्स है वह यहाँ आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि पेपर है, क्लोव है, कार्डमम्स है, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ की सॉइल ऐसी है, और उसके चलते यहाँ पर जो मसाले हैं उनके लिए ठीक तरीके से एक कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली इसकी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वह वेट और मैरीटाइम जलवायु है। वह कैसी है, वेट एंड मैरीटाइम, समुद्री जलवायु, वह मैरीटाइम क्लाइमेट है। और इस क्लाइमेट में खुद को बहुत ढकने या जैकेट पहनने की जरूरत नहीं होती, और इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है कि यहाँ पर कोल्ड है, ड्राई है, फ्रीजिंग है ना, कवर्ड रहता है स्नो से, यहाँ पर वेट है, मैरीटाइम क्लाइमेट है, इसलिए इन दोनों का फूड और बाकी चीजें अलग होती है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि केरला का जो कल्चर है इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए ये है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धर्म की विभिन्नता, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कि हर रिलीजन को मानने वाले यहाँ पर लोग मिल जाएंगे। और ये रिलीजियस डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाहे हमारे ट्रेडर्स की बात करें, सेंट थॉमस जेनरल चैरिटी का यहाँ पर प्रमोशन किया, इन सभी की बात करें तो ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर एक जो डाइवर्स कल्चर है रिलीजन बेसिस पर देखने को मिल जाता है। तो ये डाइवर्सिटी आपका हो गया, ठीक है। बताइए समझ में आया। चलिए तो हमने जाना डाइवर्सिटी के बारे में, हमने पहले रामचंद्र गुहा का जो इंट्रो है वो देखा कि किस तरीके से ये एक मैजिक क्रिएट करता है, प्लूरलिस्ट सोसाइटी विद डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम। हमने यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात की कि लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, फेस्टिवल, फूड, है ना, कई तरीके से आपको यहाँ पे। और हमने जाना कि डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो बेसिकली इसके पीछे जो रीजन है, डाइवर्सिटी के पीछे रीजन क्या है, दो रीजन है, एक हमें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, दूसरा हमें जो ज्योग्राफिकल एडप्शन है वो दिखाई देता है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस का एग्जांपल हमने केरला देखा, और यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो चेंजेस, ज्योग्राफिकल एडप्शन का जो एग्जांपल है वो हमने लद्दाख को समझा, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखो नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि कभी भी इंडिया में जो इसकी डाइवर्सिटी है ना वो कभी इसकी वीकनेस नहीं रही। यूनिटी इन डाइवर्सिटी
कभी भी इंडिया का ये जो डाइवर्स कल्चर है वो कभी भी इसमें क्या नहीं रहा, वीकनेस नहीं बना, बल्कि अनेकता में एकता, हिंदी की विशेषता, ये फ्रेज आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बच्चों जिस यूनिटी की बात करते हैं बेसिकली, सो जो ये डाइवर्सिटी है ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है, ये क्या है, हमारी ताकत है। तो डाइवर्सिटी के बारे में अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये क्वेश्चन मान लीजिए ये आ गया, हु कॉइन्ड द फ्रेज ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये जो फ्रेज है मैं किसने कॉइन किया था, तो ये कॉइन बाय जवाहरलाल नेहरू, कॉइन बाय जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये बताओ जरा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बात हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्पेशली अगर हम देखें कि बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया था, जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या सारी चीज सब लोग सेम थे या डिफरेंट थे, तो यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे। और ये डिफरेंट बैकग्राउंड किस चीज का था, चाहे हम कास्ट की, उस वक्त तो हमारी जो सोसाइटी है कास्ट बेस थी, है ना, कास्ट रिजन बेस थी, बहुत जाति पाति के आधार पर फूट थी। इवन हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें टाइप की कुख्यात पंचायतें थी, वो जाति आधारित फैसले भी किया करती थी कि अगर कोई छोटे समाज का है, लो कास्ट का है, तो उसको कंपैरेटिवली जो ऊपर कास्ट का है उसके कंपैरिजन में क्या होगा कि जो सजा है वह ज्यादा मिलेगी, है ना, पनिशमेंट उसको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर देखो कि ब्रिटिश इंडिया के समय में जब इस तरह की चीजें थी, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा एक वेरिएशन आपको चीजों में मिल जाता है, उसके बाद भी जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे वो साथ में आए और ब्रिटिशर्स को अपोज किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब एक साथ मिलकर लड़े। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू जानते हो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बेसिकली जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये हम पर इंपोज नहीं है, और ये कहा उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ये शायद यूपीएससी पूछ चुका है, एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक नेम समटाइम्स यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इसमें ये कहा कि बेसिकली जो हमारी ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये इंपोज नहीं है, ये इंपोज नहीं है, बल्कि ये एक गहरा विश्वास है, इट्स अ डीपर बिलीफ, ये एक गहरा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये बेसिकली वाइडेस्ट टॉलरेंस पर बेस है कि हमारे यहाँ डिफरेंट बिलीव है, डिफरेंट कस्टम है, बट उसके बाद भी हम सब कैसे हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे कि आपने, अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए कि इंडिया का जो कल्चर है वह कैसा है, इंडिया की जो संस्कृति है वह कैसी है, अगर डाइवर्सिटी है फिर भी हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, एकदम अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट एकदम ट्रेडिशन है ना, बिलीफ है, कस्टम्स है, उसके बाद भी हम सब क्यों साथ में, टॉलरेंस के कारण। तो ये कहा जाता है कि बेसिकली हम पर कोई इंपोज की गई चीज नहीं है, हम पे कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है, हमारा एक गहरा विश्वास है। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की जो सबसे पहली विशेषता आती है, सबसे पहली जो विशेषता है वह क्या है, टॉलरेंस, है ना, एक वाइडेस्ट टॉलरेंस आपको मिल जाती है डिफरेंट कस्टम और डिफरेंट रिलीजन एंड ट्रेडिशंस के बीच में। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हो गई, क्लियर। बहुत छोटी सी बात थी डाइवर्सिटी को लेकर, बट समझना बहुत जरूरी था, ताकि अब जब हम डेमोक्रेसी को पढ़े तब आप जो ये डाइवर्सिटी का जो वर्ड है आप इसको बेसिकली समझ पाए, ठीक है। चलिए तो अब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये चूंकि बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसको बहुत नहीं आगे बढ़ना है, आगे हम चलिए। डू यू थिंक, एक मेंस का क्वेश्चन, जो बच्चे ये कहते हैं कि कहां से हम स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई आकाशवाणी होने वाली है उसके बाद ही मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर आप डेली क्लास से ही जो जैसे ये क्वेश्चन आप इसको 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप समझ गए कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर, सारी चीजें कैसे है, इंडिया की जो कल्चर है कैसे वाइडेस्ट टॉलरेंस पर बेस, और भी सारी चीजें, ठीक है। तो आपको इसमें 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। सो डू यू थिंक दैट टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, एंड व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस quoted above from his book द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।